बहनों भाइयों, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हो चुका है। 454 वोट 454 पक्ष में पड़े हैं और सिर्फ 2 वोट विरोध में। यह ऐतिहासिक क्षण है और महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या खुशी का माहौल है, ये कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का विषय है, इसको लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हम इन सारे मुद्दों पर आज इस डिबेट में खुलकर चर्चा करने वाली हैं। बहनों भाइयों, ये ऐतिहासिक क्षण है, ये भारत की संसदीय राजनीति को बदलने वाला क्षण है। ये भारत में नारी शक्ति की राजनीतिक क्षमता को आगे ले जाने वाला बिल है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब से थोड़ी देर पहले भारत की लोकसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया गया है। इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, 454। इतिहास है ये। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में शायद किसी एक बिल को लेकर इतना बड़ा समर्थन सत्ता पक्ष यानी ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन की तरफ से मिला हो। सिर्फ 2 वोट विरोध में रहे। आपके मन में ये प्रश्न होगा, ये 2 कौन हैं? असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी MIM, ये 2 विरोध में थे। बाकी पूरा हाउस एक साथ मिलकर उसने इस क्रांतिकारी राजनीतिक शक्ति देने वाले महिलाओं को इस बिल को पास किया है। बहन भाइयों, ये अभूतपूर्व क्षण है। ये भारत में वेमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब तक महिलाओं को आरक्षण सिर्फ नगर निगम और पंचायतों तक सीमित थे, वो अब विधानसभा, लोकसभा, इन सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल अब कल राज्यसभा में प्रस्तुत होगा और उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ वहाँ से भी पास किया जाएगा, यानी मोर देन 2/3 मेजॉरिटी के साथ। फिर भारत की राष्ट्रपति के साथ पास जाएगा और वो कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। इस बिल से क्या परिवर्तन आने वाला है? इस बिल से महिलाओं के राजनीतिक अधिकार कितने मजबूत होंगे? क्या वो राजनीतिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगी? क्या पुरुषों की वर्चस्व वाले भारत के राजनीतिक समाज में महिलाओं की 33% एंट्री कोई बहुत बड़ा सोसाइटल चेंज लाने वाली है? जवाब हाँ भी हो सकता है, बशर्ते पुरुष प्रधान राजनीतिक समाज वाकई में नारी समाज को उनकी शक्ति को एक्सेस करने दे। इसके पहले की भी कई सरकारों ने प्रयास किए थे बहनों भाइयों, लेकिन सहमति के अभाव में चीज़ें रह जाती थीं। लेकिन इस बार सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनापूर्ण है कि उन्होंने कम से कम इस अधिनियम को पास करा लिया लोकसभा से भी, और उम्मीद है कि ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। हम इसके कई मुद्दों पर सहमत असहमत हो सकते हैं। इसके कुछ प्रावधानों पर सहमति असहमति हो सकती है। इसको लागू किए जाने की तिथि वर्ष को लेकर सहमति असहमति हो सकती है। लेकिन समग्र दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज इंडियन पॉलिटिक्स के लिए है, भारत के लोकतंत्र के लिए है। आज़ादी के जब हम अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हों, 75 वर्ष की तरफ यानी बढ़ रहे हों, उस मौके पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा राजनीतिक कदम उठाना भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि भारत का भविष्य भारत का लोकतंत्र है। बिना लोकतंत्र के भारत का कोई भविष्य नहीं है। और ये भविष्य हमारा सुनिश्चित कब होगा? बराबरी कब आएगी? गैर बराबरी, भेदभाव कब खत्म होंगे? जब हम समाज में महिलाओं को इक्वल भागीदारी देने की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के कई पार्लियामेंट्स हैं, दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर महिलाओं का आधिपत्य है, उनका शासन है, उनकी मेजॉरिटी है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं और आप बहुत बेहतर से ऐसे देशों के बारे में जानते हैं। लेकिन भारत का सामाजिक ताना बाना दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा अलग है। वर्तमान परिवेश में अगर हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य है और ये असाधारण उपलब्धि है जो महिलाओं ने हासिल की है अपनी एकता से, अपने संघर्ष से और अपनी एकजुटता से। लेकिन मैं इसके भविष्य को लेकर ज़रूर इस बात को लेकर महिलाओं को इस पर विचार करना पड़ेगा। ताकत तो मिल गई है, आज नहीं मिलेगी, 10 साल बाद मिल जाएगी।
15 साल बाद मिल जाएगी। लेकिन आप इन अधिकारों का उपयोग कैसे करिएगा? मुझे जिस बात की चिंता है, प्रधान पति, नगर पंचायत पति, सभासद पति, इन सब से मुझे परेशानी है। महिलाओं को पंचायत नगर पालिकाओं में अधिकार मिले, लेकिन पुरुष उसे एक्सेस नहीं करने देते हैं, उस पावर को एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि संसद और असेंबलीज में ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन महिलाओं को अब अपने हक और हुकूक के लिए राजनीतिक आगे आना पड़ेगा। बहन भाइयों, आज के कुछ बड़े बयान सुन लें, फिर मैं एक दिलचस्प चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ साक्षी दिवाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सैयद जरीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, नीलम यादव आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, भाषा सिंह बहुत ही जानी मानी पत्रकार थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ प्रोफेसर DR साहू जाने माने समाजशास्त्री और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, और बीरेन जी भी छुट्टियों से वापस आ गए हैं, वो भी हमारे साथ आज की डिबेट में शामिल होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं पैनल में उपस्थित सभी मेहमानों को बहुत बधाई देता हूँ, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और महिलाओं को अपने हक, राजनीतिक हक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का समय अब आ चुका है। बहुत स्वागत आपका। मैं कार्यक्रम की शुरुआत साक्षी दिवाकर से करता हूँ। साक्षी दिवाकर जी, लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है और बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हुआ है। आप लोग इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और क्या अब ये मानते हैं कि ये बड़ा फैसला है और महिलाओं को अब अपने राजनीतिक अधिकार के लिए एक कदम आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, आपकी डिबेट की शुरुआत में सुषमा स्वराज जी की 2 पंक्तियां उन्होंने लगभग 10 साल पहले कही थी, उससे शुरुआत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, एक तपती धूप सी है नारी की जिंदगी, एक पथरीली डगर सी है नारी की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की विसात। यहाँ पे रामायण और महाभारत दोनों ही काल का वो जिक्र कर रही हैं। हर सदी में दाव पर है नारी की जिंदगी। जब ये पंक्ति उन्होंने कही थी तो ये बात सच है कि आज तक महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन कम से कम 21वीं सदी में ये जो डगर है वो थोड़ी आसान होगी। और इसी के साथ मैं सभी पूरे देशवासियों को, सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आज 2/3 ज़्यादा से भी ज़्यादा बहुमत से ये बिल पास किया गया है। सिर्फ 2 ही वोट अगेंस्ट में उसके पड़े हैं, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और इसका सभी पार्टियों ने स्वागत किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब सिर्फ नारियों के लिए योजनाएं या नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, अब नारी खुद भी इन योजनाओं को बना पाएगी। मसला इस बात का है कि विपक्ष का ये कहना है कि ये तत्काल से अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ओबीसी इसमें सम्मिलित क्यों नहीं है, सवाल नंबर 2। और इसमें कितना वक्त आप क्यों लगा रही, तत्काल लागू करने में क्या समस्या। और तीसरी विषय, जातिगत जनगणना क्या कराएंगे या नहीं कराएंगे?
देखिए, गृह मंत्री जी ने इन दोनों ही बातों का आज जवाब दिया है। उन्होंने कहा है जाति जनगणना की बात हो या डिलिमिटेशन की बात हो, दोनों ही चुनाव होते ही करवाया जाएगा। मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी कि ये जो बिल पास हुआ है ये राज्यसभा से 2010 में भी पास हुआ था, लेकिन 10 से 14 के बीच में ये कभी लोकसभा में लाया ही नहीं गया था। तो जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको तो ये हक ही नहीं बनता, और जनता ने इस लायक बनाया छोड़ा भी नहीं है उन्हें कि वो किसी तरीके के क्वेश्चन उठा सके। लेकिन फिलहाल ये है कि अब इस चीज की श्री गणेश हो चुका है, तो इसका सबको समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, और एक बहुत बड़ी पहल है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है, और मुझे लगता है नारियों को नहीं, सबने सपोर्ट किया है ओवैसी जी को छोड़कर। जी जी, ऑल राइट, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सैयद जरीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, मेरे साथ मौजूद है। आपको भी बहुत बधाई कि आज ये बिल पास लोकसभा से हो गया है। मैं समाजवादी पार्टी के ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपने बिल को सपोर्ट तो किया, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने जो लोकसभा में हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्शंस क्या हैं? पहले तो बहुत बधाई, हमारी सारी जो हमारी आधी आबादी है उसको, हमारे पूरे देश को बधाई। जो सरकार ये हमेशा कहती है, ये आरोप लगाती है विपक्ष पर कि विपक्ष साथ नहीं देती, तो देखिए 454 जो वोट एक तरफा पड़े, इसका मतलब है कि हम खुद चाहते हैं कि एक ऐसे कानून लाए जाएं, महिलाओं के हक में बात करी जाए, महिलाओं को सशक्त करा जाए। ये हमारी पार्टी की हमेशा से ये मंशा रही है। लेकिन साथ में ये भी एक दुख है कि ओबीसी और एससी एसटी को इसमें जो है वो नहीं शामिल करा गया है। एज इट इज़ जो चला आ रहा था 1996 से 2 बार ये बिल लाया जा चुका है, ऐसे ही इसको ले आया गया है। खैर, बहुत बधाई। एक महिला प्रवक्ता होने के नाते और एक भारत की महिला होने के नाते मेरे भी कुछ सवाल हैं कि 2 बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, 2014-2019, क्यों इतना वक्त लगाया? अगर आप सच में महिला के हितैषी थे, आप चाहते थे कि महिलाओं के लिए आप कुछ अच्छा करें, उनको आप हाशिए से हटाकर केंद्र में लेकर कर आएं, तो क्यों आपने इतना समय लगाया जब मात्र कुछ महीने बचे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसमें 2 चीज़ों को और इसमें रखे गए हैं पॉइंट्स। एक तो जनगणना पहले ज़रूरी, उसके बाद इसमें परसीमन बहुत ज़रूरी है। जनगणना जो है उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल, अगर हम अपने देश की जनगणना होगी 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है, और परसीमन में भी लगभग इसके बाद इतना ही वक्त लगेगा। तो 3 से 4 साल तक तो मेरे ख्याल से ये जो है ये बिल जो है ये नहीं आने पाएगा। और G20 के जितने भी देखिए देश हैं, उसमें वाहिद भारत एक ऐसा देश है कि 10 साल, 1 दशक से ज़्यादा हो गया है, अभी तक हमारे देश की जनगणना ही नहीं हुई है। दूसरा सवाल ये कि 60% हमारे ओबीसी हैं, 22% हमारी जो एसटी हैं, तो कितना अच्छा होता अगर आप इनको भी शामिल करते, इनको भी इम्पावर करते। आप एज इट इज़ बिल ले आए हैं, और सब आज ये एक बीजेपी इसका श्रेय ना ले, हर पार्टी ये चाहती थी, हर पार्टी की ये मंशा थी कि महिला आरक्षण आए और बहुत बड़े अच्छे पैमाने पे ये पारित हो। लेकिन हमारे जो नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा ये पीडीए की बात करी कि पीडीए का शोषण हो रहा है, इसमें अभी भी इसको एज इट इज ही ले आया गया है। आपने सारी बात कही, लेकिन आपने माइनॉरिटीज का हाँ, अल्पसंख्यक, मैं पीडीए में ब्रिजेश जी दोनों चीजें शामिल हो गई हैं। हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तीनों चीजें आ गई हैं हमारी। तो हमारे नेता ने तो हमेशा पीडीए की बात करी है। ओके, आपने 3 पॉइंट प्रस्तुत किए। एक, तत्काल लागू किया जाए, बिल्कुल। दूसरा, ओबीसी माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया जाए, बिल्कुल। और तीसरा, इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो न किया जाए, बल्कि जातिगत जनगणना जितना शॉर्ट हो सकता उतना कराया जाए। ओके, ये 3 पॉइंट। जी। ऑलराइट, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। डॉक्टर सुधा जी, आपको भी बहुत बधाई और स्वागत आपका परिचर्चा में। कांग्रेस इस अवसर को कितना बड़ा मानती है? आपकी सरकार थी, आप लागू नहीं कर पाए, क्रेडिट मोदी सरकार को जा रहा है, और उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले अपनी आधी आबादी को बधाई देती हूँ कि जो सपना राजीव गांधी जी ने देखा था और जिस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग अनवरत लगे हुए थे, वो सपना पूरा हुआ। कम से कम देर आए दुरुस्त आए तो कम से कम। यहाँ पे जब बात हो रही है, अभी हमारी साक्षी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि 2010 में राज्यसभा में बिल पारित हो चुका था और 4 साल तक हमने इसको लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने बोला बिल्कुल बहुमत नहीं थी, साथ में आपका लोग पार्टियां थी, हम साथ में थे, नहीं कर पाए।
आप 2014 से अभी तक क्यों नहीं ला पाए? इसका बहन आप बोलना भूल गई। आप आए, देर में आए, लेकिन दुरुस्त आए कम से कम, क्योंकि अगर हम विरोध में होते, वोटों की संख्या, मतदान की जो संख्या आपको बता रही है कि हम जिस सपने को देख रहे थे, 454 उस सपने, बिल्कुल उस सपने को पूरा करने में आप में से हम कहीं से अलग नहीं हटे। हमने उस सपने को पूरा करने का पूरा बिल का प्रयास तो भी किया। सपोर्ट कर दिया आपकी पार्टी ने, जी। राज्यसभा में भी करेगी। आप क्या इसमें चेंजेस चाहती हैं? देखिए, हमारे नेता ने और खड़गे जी ने सीधे कहा कि हमें जो ओबीसी और जितने माइनॉरिटीज़ हैं जिनको हमें देने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से अगर आप महिलाओं को आगे नहीं करेंगे तो आपकी जो जुमलेबाजी है या सिर्फ दिखावा करने की कोई बात है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हितैषी अगर आप होते, अभी आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा कि पूरा विश्व महिलाओं को देख रहा है, सच में देख रहा है। मणिपुर से होके जंतर मंतर की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से आपने कार्रवाइयां कराई और अपने मंत्रियों पे कोई बात नहीं की, जवाब नहीं दिया, उसके लिए विश्व देख रहा था, विश्व देख रहा है। क्या आपकी पार्टी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करती है, जो इशू समाजवादी पार्टी ने उठाया? ब्रजेश जी, जाहिर सी बात है, अगर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कुछ लोग पिछड़े हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप भी जानते हैं कि हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है, खास करके उत्तर भारत की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पुरुषसत्तात्मक सत्ताएं हैं, उसकी वजह से स्त्रियां आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे नहीं है। सवाल नंबर 2, आपको जब अवसर मिला तब आप इसे कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाई, आपकी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार। आप इनसे उम्मीद करते हैं कि जो काम आपने नहीं किया है, इन्होंने कानून तो बनाने जा रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये तत्काल कर दें। नहीं, देखिए, तत्काल कर सकते थे, आज नहीं, 2014 में कर सकते थे, 15 में कर सकते थे, 16 में कर सकते थे, 2010 में कर सकती थी? नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते, आप जानते हैं, अगर संख्या होती और आपको हमारे खेद है इस बात का कि आपकी पार्टी नहीं कर पाई? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो चीजें हमें अधिकार 10 साल पहले मिल जाता, हम नहीं कर पाए। खेद तो होगा ही होगा, हम चाहते थे। अब सोचिए, 10 साल का इंतजार ऐसे गया, अभी न जाने कितने वर्ष और लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनी रहिएगा। इस बात का बहुत शुक्रिया। मैं नीलम यादव को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। नीलम जी, आपको भी बधाई और स्वागत आपका डिबेट में। आम आदमी पार्टी इस अधिनियम को लेकर क्या ओपिनियन रखती है? आपकी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शायद अगर सस्पेंशन खत्म हो गया होगा तो उन्होंने वोट भी किया होगा। आपकी पार्टी क्या धारणा, ओपिनियन रखती है? क्या आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो हमारी आधी आबादी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देंगे, इसलिए कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी पास करने के कगार पे आएगी या नहीं आएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन इस महिला आरक्षण के हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हुआ है और आगे क्या होगा, इसके बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए। मान लीजिए 1/3 महिला सांसद आ भी गई तो क्या पार्टी लाइन कर पाएगी क्रॉस? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब आप मोदी जी तो हर काम आसान कर दे रहे हैं। 2014 में भी सरकार आई, 2019 में भी सरकार आई, लेकिन महिला आरक्षण बिल्कुल याद नहीं आई। अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है तो महिला आरक्षण इन्हें याद आया। क्या इन 10 सालों में महिला आरक्षण पे इन्हें ध्यान नहीं था या इन्हें पास कराने की जरूरत नहीं थी? महिला आरक्षण 2024 में क्यों नहीं पास हो गया? अगर ये प्लानिंग थी तो फिर जनगणना क्यों नहीं हुई, जाति जनगणना क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, बहुत सारे साथियों ने ये बात कही कि SC ST OBC को क्यों नहीं रखा गया, अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं रखा गया? इंक्लूडेड है, OBC का प्रावधान फिलहाल नहीं है उसमें, ये विषय। ठीक है, मैं मानती हूँ, मायावती जी की स्टेटमेंट मैंने सुना और हमारी पार्टी का भी स्टैंड है, यही स्टैंड है कि जब आपको करना ही था, ये 10 सालों के अंदर क्यों नहीं किया, ये भी एक हमारा सवाल है। और हम तो इसको बढ़ चढ़ के आगे सपोर्ट करेंगे कि 33% महिला आरक्षण जी अगर पास होता है तो ये हमारी आधी आबादी के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य। तो आपने भी 3 बिंदु उठाए, एक आप चाहती हैं कि तत्काल इंप्लीमेंट हो, दूसरा आप चाहती हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो, और तीसरा कास्ट सेंसस हो, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ देश की जानी मानी पत्रकार दिल्ली स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं भाषा सिंह। बहुत शुक्रिया आपका मैडम हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए और भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए ये कितना बड़ा मौका है और इससे क्या राजनीति में परिवर्तन होंगे, और जिस पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं,
क्या इस कानून के जरिए हम उसे हासिल कर सकते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और मुझे लगता है कि जब से ये बहस शुरू हुई, कल से सदन में जब से बहस शुरू हुई, तो मुझे याद आ रहा था कि सदन के भीतर और बाहर खास तौर से गीता मुखर्जी ने जो पूरी की पूरी बहस शुरू की थी, और उस समय मुझे वो भी याद है क्योंकि मैं बहुत लंबी प्रक्रिया देख चुकी हूँ सदन के भीतर भी, जहाँ पर महिलाओं ने खून से लिखकर पत्र भेजा था पार्लियामेंटेरियंस को, सांसदों को, कि इस को पारित किया जाए। वहां से लेकर भारतीय लोकतंत्र यहां पहुंचा, और मोदी जी ने जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की, उससे यह भी लगता है कि महिलाओं के वोट कितने मानीखेज हो गए हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए। तो ये बहुत अहम पड़ाव है, और मुझे लगता है भारतीय मतदाताओं के लिए, भारतीय महिला मतदाताओं के लिए एक शुभ संकेत है। और दूसरी तरफ मैं इस बात से 100% सहमत हूं ब्रजेश जी कि पॉलिटिकल विल अगर होती महिलाओं को तुरंत अधिकार देने की, तो ये सरकार तुरंत कर सकती थी। हम और आप गवाह हैं किस तरह से 370 जब हटाना था तो हटा दिया गया, किस तरह से जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन और सारी चीजें करके सीटों का हिसाब किताब ठीक कर दिया गया। यहां पॉलिटिकल विल ये नहीं दिखाई दे रही कि तुरंत महिलाओं को अधिकार मिले। यह प्रोसेस हो सकता था कि मौजूदा जो सीटें हैं उसमें 33% दे दीजिए, आगे आप जब सेंसस कराएंगे, जब आप डीलिमिटेशन का प्रोसेस करेंगे तब हो जाता। तब ये दरअसल एक असल में रिवोल्यूशन होता। अभी ये जो क्रांति है महिला आरक्षण इन वेटिंग है, क्योंकि इसके साथ बड़े दुर्भाग्य की बात है इतना अकूत बहुमत ब्रजेश जी, हम सब जानते हैं, और खासतौर से पत्रकारों को इस अकूत बहुमत की जो मार है वो कितनी तगड़ी पड़ती है हम सब देखते हैं। उसमें अगर इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था 2014 से लेकर 2023 तक इस प्रक्रिया को करने का, और खास तौर से जब आप जनगणना नहीं कर पाए थे, और जनगणना से इसको लिंक करना, डीलिमिटेशन से इसको लिंक करना, मुझे थोड़ा सा डर ये लग रहा था सुनते हुए कि जैसे 15 लाख रुपए अच्छे दिन चल रहे थे, कहीं महिला आरक्षण भी उसी गति तो ये को क्या प्राप्त ना हो जाए। 2029 से 2029 से अमल में आ सकता है या फिर 35 में जाएगा? अभी बड़ी स्थिति अस्पष्ट है इस, क्योंकि देखिए ये बहुत और मुझे लग रहा है कि ये देखिए बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि ये 2024 का चुनावी जुमला हो गया है। जैसे 2014 में अच्छे दिन थे, 2019 में भी इसी तरह की बातें थी, उसी तरह से 2024 की जो चुनाव की वैतरणी है वह मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के जरिए, क्योंकि पॉलिटिकल विल अगर है, हम जानते हैं मोदी जी के बारे में, जीएसटी चुटकियों में हो गया, नोटबंदी चुटकियों में हो गई, कोई जरूरत नहीं पड़ी, कहीं किसी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और देखिए ये विशेष सदन जो आज कनी मोई ने कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि आप इतना अहम बिल ला रहे थे जिसमें इतनी हम सबकी इच्छा आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, भारत की आधी आबादी की जुड़ी हुई है, आप विपक्ष से डिस्कस कर सकते थे, यह बात एक सहमति से होती। और मोदी जी को भी सीखना चाहिए, जिस तरह से लोकसभा में बड़े पैमाने पर इसको समर्थन में वोट पड़ा, सबने रिजर्वेशन दिया। और मुझे लगता है जो कास्ट सेंसस का मामला आया है ब्रिजेश जी, वो बहुत अहम है और इस पे विपक्ष को कायम रहना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या आप ये मानती हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन तौर पर ये या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कोई एक सेट लीगल फार्मूला बनाए बिना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन है? देखिए मेरा मानना है कि ये बहुत अनिवार्य है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, क्योंकि लंबी बहस जा चुकी है। हमने घंटों बिताए हैं ब्रिजेश जी, देश के लोकतंत्र ने घंटों बिताए हैं इस पर डिबेट डिस्कशन करते हुए। और जो हक है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मसला है जातिगत जनगणना का, क्यों नहीं आप करा रहे हैं, या जो जनगणना कराई गई उसके मुद्दे बाहर क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि आपको डर है, आप संगोल युग की बात करते हैं, आप मनुवादी बात करते हैं। और दूसरी चीज एक ब्रिजेश जी में आपका बहुत अहम प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं कहना चाहूंगी, वंदना की जरूरत नहीं है हम महिलाओं को बराबरी चाहिए। हम महिलाओं को जरूरी नहीं है कि आप पूजें, नारी शक्ति हम में है
और नारी शक्ति का सम्मान बराबरी में होता है। इसलिए महिला आरक्षण बिल का वंदना से कनेक्शन करना कि हम आपको ये पूज रहे लैंग्वेज हैं, होती है आपको ऊपर बैठा रहे हैं, हमें देवी नहीं बनना है, वंदन वगैरह ये सब उनकी एक्सेप्ट लैंग्वेज होती तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक, ये मनुवादी विचार है ब्रिजेश जी। ये हम महिलाओं को ऊपर बैठाएंगे या नीचे बैठाएंगे? जो आज निशिकांत जी को उन्होंने पेश किया था, यही निशिकांत जी सम्मानित सांसद महुआ मोइत्रा और दूसरे महिला नेता के बारे में वैशाली की नगर बहू उनको बता रहे थे। मेरा एक कंसर्न ये है आपकी बातों को समझने के बाद, मेरा मानना है कि अप्रोच बहुत साफ क्या है। ये पूरी एक्सरसाइज जो आज हुई या होने जा रही है राज्यसभा में, फिर भारत की राष्ट्रपति इसको दस्तखत करेंगी और ये कानून की शक्ल अख्तियार करेगा, हासिल क्या हुआ फिर? जी देखिए, ये वही मैंने कहा, न्याय इन वेटिंग कर दिया है, पेंडिंग, एक झुंझुना लटका दिया है। जैसे आपको याद होगा, हम आप जब चुनाव में रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छे दिन 15 लाख, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से महिला आरक्षण आएगा कब? क्योंकि इसमें दो चीजें जो जोड़ी गई हैं वो बहुत अहम है, जो मुझे लगता है बिल्कुल जोड़ी नहीं जानी चाहिए थी। मौजूदा सीटों में 33% दीजिए, कलेजा रखिए। जो आज गृह मंत्री जी ने कहा, मैं चाहती थी कि कोई विपक्ष उसका जवाब देता कि हम अपनी सीट को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आप महिला आरक्षण अभी से लागू करिए, ये जो चुनाव आ रहे हैं इसको। शुक्रिया आपका मैम, हमारे साथ बनी रहिएगा डिबेट के दूसरे चरण में, हम आपके बाकी विचारों को भी तो बन जाएगा, लेकिन बाकी चीजें नहीं होंगी। स्थान देंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप पहले मेल प्रवक्ता हैं जो इस डिबेट में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल इस अधिनियम के बारे में क्या राय रखता है, आप इसमें क्या संशोधन चाहते हैं या इसके मौजूदा स्वरूप को आप स्वीकार करते हैं? ब्रिजेश जी, पहली चीज़ तो क्या है कि पुरुषों को पूरा हक है महिलाओं का हक रखने का, और महिलाओं का सम्मान करना भी हमारा धर्म है। आप दबे दबे क्यों बोल रहे हो इतने? नहीं ब्रिजेश जी, मैं आ रहा हूँ ना, अभी कंटेंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छल हुआ है, उस पर आना है अभी, तो इसलिए बहुत एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है अभी तो लड़ाई बाकी है, अभी तो लड़ाई हुई कहाँ है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 का जो मैनिफेस्टो था उसको पेश किया था और उसमें कहा था कि 50% आबादी को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु आप 33% आरक्षण लेके आ रहे हैं 50% आबादी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, स्वागत योग्य है, आप 33% से आप शुरुआत करना चाहते हैं, 33% लेके आइए और 33% से शुरुआत करिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु हमको ये बताइए, ये जो विशेष सत्र बुलाया है आपने, ये किस लिए बुलाया है आपने विशेष सत्र? भाई विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब है? जो आप वोट डालने गए थे इसलिए गए? नहीं, क्यों बुलाया है? क्या हो गया? 2024 में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा, विशेष सत्र आप बुला के ले आए हो, है ना? मतलब इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ गुमराह करना चाहते हो देश को। आप पहले कह रहे थे यूसीसी लेके आएंगे, उसके ऊपर चर्चा करा ली आपने, डिबेट कर ली ब्रिजेश जी। फिर आपने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आएंगे, आपने डिबेट कर ली। भाई पूरे सरकार ने तो कहा, हमने कभी कहा ही नहीं, ये तो मीडिया वाले चला रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक बात है, सब कुछ तो मीडिया वाले ही कर रहे हैं। सरकार तो भोली भाली है भाई, सरकार तो भोली भाली है, देश के विकास में लगी हुई है, बाकी मीडिया ही मुझे लगता है विरोध करने में लगी हुई है देश का। मुझे लगता है जो है देश का जो क्या नाम है सबसे बड़ा घातक स्तंभ इस समय रह गया है, वो मीडिया रह गया है। इतना गुस्सा क्यों मन में पाले बैठे हो? नहीं ब्रिजेश जी, आप समझिए ना, मुझे ये बता दीजिए, इस चीज का जवाब दे दीजिए, मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए कि अभी 2 महीने पहले सदन आया था, उसमें क्यों नहीं लेके आए महिला आरक्षण बिल? और ये 2 महीने बाद अभी सदन आना है, उसमें क्यों नहीं लेके आए? अभी क्यों लेके आए जब 2024 में? आप बताएं कि आपकी आपत्ति 2024 में क्यों नहीं लागू होगा महिला आरक्षण बिल? इसका मतलब नहीं लागू करेंगे, बाद में करेंगे, आप बताओ। बात इसका मतलब आप जुमला दे रहे हैं, आप महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, आप महिलाओं के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। ठीक, आप कहते हैं तत्काल लागू हो, बिल्कुल तत्काल लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है, पॉइंट नंबर 2 बताइए, आपने ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ धोखा कर लिया, आप उनकी बात ही नहीं करना चाहते हो। और असल में आपको ओबीसी से सबसे ज्यादा समस्या है, इसीलिए आप ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की के लिए आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आप इस तरीके का बिल लेके आए हो ताकि आप ओबीसी आरक्षण को खत्म कर पाओ। ये पूरी स्थिति बिल्कुल साफ है।